friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एक ही क्लास में चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं चैप्टर पर। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था। पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर दें 0 के, ठीक है, सामने इक्वल टू 0 लिख दें तो वो इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मीनिंग पढ़ते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म याद रखनी बहुत जरूरी, ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0, और इसी इक्वेशन पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। समझ में आ गई बात। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चलिए पेज नंबर 72 पर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 मिलेगा। पेज नंबर 72 पर एग्जाम्पल 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है भी या नहीं है। तो मैंने एक दो एग्जांपल लेकर डिस्कस कर रखा है। जैसे पहला पॉइंट, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको देखो, इसको हमें अल्टीमेटली लास्ट में किस फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करनी है, ax² + bx + c = 0, उसमें लाने की कोशिश करनी है। अगर आ ही नहीं पाएगा तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, अब x - 2 का होल स्क्वायर, a - b का स्क्वायर मतलब a² + b² - 2ab, इसको एक्सपेंड कर दो तो वही करा, x² + 4 - 4x + 1 = 2x - 3। अब इसको इधर उधर ले जाओ, x² - 6x + 8 = 0 बच रहा है लास्ट में। तो ये है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात। इसी तरीके का सेकंड पॉइंट है, x ब्रैकेट में x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। x + 2 x - 2 मतलब a + b a - b, फॉर्मूला याद है, a² - b² हो जाएगा। तो करो इसको, x × x + 1 को एक्सपेंड कर दो, x² + x + 8 = x² - 2² मतलब 4। तो नीचे करा, अब देखो x² से x² तो कट गया, एक x² LHS में, दूसरा x² RHS में, तो ये तो कट रहा है। तो x² तो बचेगा ही नहीं, लास्ट में बच गया x + 12 = 0। तो ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में आया ही नहीं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाई। समझ में आ गई बात। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालना या फिर बोलते रूट्स निकालना वो सीखते हैं। इसमें पहले 3 मेथड होते थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा एक फॉर्मूले वाला। लेकिन अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपके कोर्स में नहीं है, तो फैक्टराइजेशन जो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हो। तो पहला पॉइंट वही है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बड़ा सिंपल सा है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है आपको पता ही है, जैसे ax² + bx + c = 0 है, तो आपको a और c को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, जो भी आपका ये नंबर आया, अब इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि इनको प्लस माइनस करके b बने। समझ में आ रहा है। इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो, किसके, a × c के ऐसे फैक्टर्स निकालो, a × c करके जो भी नंबर आया उसके ऐसे फैक्टर्स निकालो कि उसको प्लस माइनस कर b वाली वैल्यू ही बने। ठीक है,
और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। जैसे आप लोग आइए एक्सरसाइज 4.2 पर। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले इसको 8 को एलसीएम लिया तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, जो नीचे डिवाइडेड में 8 था वो सामने चला गया, 0 इंटू 8 0 ही होता है। इतना तो समझ में आया ना। तो अब इसको देखिए 16 इंटू 1, इधर 16 है इधर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 16। अब 16 के फैक्टर्स कुछ ऐसे बताओ कि आपका 8 आया आंसर, तो 4 इंटू 4 करके ही हो रहा है ना। इसको इसका ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिससे कि, ठीक है, वही b के इक्वल आए, तो 4 इंटू 4 8 आ जाएगा। करो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले दोनों में 16x² माइनस 4x, इसमें क्या कॉमन है, 4x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 4x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में 4x माइनस 1। ठीक है, कॉमन आ गए ना 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/4 1/4। समझ में आया आप लोगों को। ये होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके सॉल्यूशन निकालना, स्क्वायर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना या जीरोस निकालना। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब √2 इंटू 5√2 करा तो कितना आ गया 10। अब 10 को स्प्लिट करो, 10 को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करेंगे तो 7 ही तो बन रहा है, 2 और 5, तो वहीं ये पुट कर देते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। आप कहोगे ऐसे तो 5x प्लस 2x भी लिख सकते थे, नहीं, आपको 2x प्लस 5x मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो लिखा है ना, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखना है कि जब आप उनको एक कॉमन निकालकर ब्रैकेट में लिखोगे वैल्यूज, तो वो सेम आनी चाहिए दोनों में। जैसे √2x पहले वाले दोनों में क्या है, √2x² प्लस 2x में क्या कॉमन है, √2x, तो √2x बाहर निकाला, ब्रैकेट में आया x प्लस √2। तो दूसरे वाले में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही आना चाहिए। अगर आप 5x प्लस 2x लिख देते तो आता नहीं, तो गलत हो जाता, सॉल्व नहीं हो पाता आगे। ठीक है, यही रूल है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का। प्लस 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 एक बन गया, दूसरा बन गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस √2 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, -5/√2 और -√2। आया समझ में आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कुछ पोट्री आर्टिकल से कॉटेज इंडस्ट्री बनाती है, कितने बनाती है वो नहीं बताया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। जितने भी आर्टिकल्स बने उस दिन, उसका ट्वाइस कर दे अगर हम, और उसमें 3 और ऐड कर दे, तो उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी एक आर्टिकल की। एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, जितने आर्टिकल्स बने उसका ट्वाइस कर दो, प्लस कर दो उसमें 3, तो एक एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। ठीक है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी जो मैंने बताया उससे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आई, इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स कर देंगे। जैसे एक की कॉस्ट 50 रुपए है और 10 बने हैं टोटल, तो 50 इंटू 10 500 रुपए। वही चीज कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 90, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट पर आर्टिकल, ये 90 है। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x, x मान लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल, एक एक आर्टिकल की कितनी हुई, उसका ट्वाइस में 3 ऐड करना है, तो 2x प्लस 3। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक आर्टिकल की थी 2x प्लस 3। अगर एक आर्टिकल 2x प्लस 3 का है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू आया 90। अब सॉल्व करना शुरू करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर ले आए, हमें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो करा। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, 2 इंटू 90 क्या होता है 180। अब इसका ऐसा प्रोडक्ट निकालो कि आंसर 3 बचे प्लस या माइनस करके, तो 180 के लिए 12 और 15 कर दो, 12 और 15 क्योंकि उसमें 3 आ रहा है, 15 में से 12 माइनस करके, तो वही करा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब पहले में 2x कॉमन निकाला, x माइनस 6 प्लस 15x माइनस 6, ठीक है सेम आ गया ना, तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया x की वैल्यू माइनस 15/2, एक आ गई 6। हम यहाँ पर हमने x क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में हो सकते हैं, एक बार को 0 तो मान सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब माइनस 15/2 तो आंसर हो ही नहीं सकता, 6 ही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 कर दो तो ₹15 हो गई। समझ में आई बात आप लोगों को ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, x इक्वल टू जीरोस निकालने के लिए माइनस बी, ये b क्या है, ये वाला b, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होगा, इसमें माइनस और लगाना है, माइनस बी। लेकिन अगर ये खुद ही माइनस 3 है तो ठीक है, माइनस माइनस 3 है ना, हमें तो b देखना है क्या है, यहाँ पर b ये होगा ना पूरा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो b था इसका स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ठीक है, रूट्स निकालने का। और प्लस माइनस बोल रहे तो एक प्लस में आ जाएगा, दूसरा माइनस वाला आ जाएगा। मैंने बोला ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक प्लस वाला हो गया एक माइनस वाला। जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में 2 निकल के आ रहे थे, इसमें भी ऐसे 2 निकल के आ जाएंगे। समझ में आई बात। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी, ये डी से डिनोट करते हैं, हम डी लिखेंगे तो मतलब वो डिस्क्रिमिनेंट लिख रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में देखो लिख रखा है, रिमेंबर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वेयर d डिनोट डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब इसमें नोट करने वाली एक बात क्या है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट में रूट नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट में खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac है, लेकिन फॉर्मूला जब जीरोस का या रूट्स का जो फॉर्मूला है उसमें अंडर रूट डी है ना, ये याद रखना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 सॉरी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो आपके जीरोस आएंगे वो 2 आएंगे और दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर एग्जैक्टली 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर एग्जैक्टली 0 है तो फिर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, माइनस में, तो ऐसे केस में उसका कोई रियल रूट नहीं है, वो आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसका कोई रियल रूट निकल कर नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात। अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आप आइए जरा एक्सरसाइज 4.3 पर। एक्सरसाइज 4.3 पर अगर हम चलें तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का,
ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर हम बात करें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो क्या है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से, ये जो शॉर्टर साइड है इससे 60 मीटर छोटा है, ठीक है, बड़ा है, मतलब सॉरी 60 मीटर बड़ा है शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर बड़ी, ये 60 मीटर बड़ी थी, ये 30 मीटर बड़ी है इस वाली साइड से, ठीक है। कहते हैं फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड की साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कौन सी वाली है, ये वाली भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी इस पे बेस्ड है, ये खुद भी इस पे बेस्ड है, तो एक्स किसको ले पाओगे, शॉर्टर साइड को ही एक्स लोगे। तो लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, तो लॉन्गर साइड क्या हुई x प्लस 30, डायगोनल क्या हुआ x प्लस 60, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर कर दे, तो वही करा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब उसको आगे सॉल्व कर रखा है, ठीक है, पूरा एक्सपेंड वगैरह करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, ऐसे सामने वाली साइड पे एक्सपेंड करा, इधर उधर लेके गए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में लेके आए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा लो, या फिर ये जो फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेंट फॉर्मूला ये लगा लो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके आप इसका आंसर निकाल कर दे दोगे। समझ में आई बात। अब इसमें आंसर, ठीक है, दो आ रहे हैं, एक -30 और एक 90, साइड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो 90 ही होगा, फिर शॉर्टर साइड की वैल्यू क्या आ गई 90 मीटर्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स, ठीक है। दो वाटर टैप मिलकर एक पूरी टंकी को इतने घंटे में भर देंगी, दोनों मिलके। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर है, ठीक है, जिसकी डायमीटर ज्यादा है, वो वाली टैप 10 घंटे कम लेगी स्मॉलर वाले से टैंक को सेपरेटली भरने में। कहने का मतलब क्या है, इनमें से एक टैप ऐसी है, अगर उसको अकेले छोड़ दें, अकेले दोनों को लगा दे काम पर इसको टैंक को भरने में, तो जिसकी ज्यादा डायमीटर है वो दूसरे वाले से 10 घंटे कम लेगी भरने में पूरा, अगर अकेली भरेंगे तो दोनों। तो समझ में आएगा, अगर एक अकेली भरे और दूसरी अकेली भरे, तो दूसरी वाला जो टैप अकेला भरेगा वो 10 घंटे कम लेगा पहले वाले से, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें टाइम निकालना है, कौन कैसे कैसे वो सेपरेटली भर सकते हैं, कितने कितने टाइम में। समझ में आई बात। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x आवर्स। अगर सेपरेटली उसको भरना है तो x घंटे लगते हैं, हमने मान लिया, ठीक है। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप क्या हो गया, x माइनस 10 आवर्स। जितने भी उसको लगते हैं उससे 10 घंटे कम इसको लगेंगे, तो x माइनस 10 आवर्स हो गए। सो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। जब देखिए मैंने यहां क्या कहा, x घंटे में पूरा एक टैंक भरेगा स्मॉलर वाला, ठीक है। x घंटे में एक टैंक भर के देगा, तो एक घंटे में कितना टैंक भर के देगा 1/x, ठीक है ना। x घंटे लगेंगे, वो यूनिटरी मेथड, स्मॉलर वाले टैप को x घंटे लगेंगे एक पूरे टैंक को भरने में, तो वो एक घंटे में कितना टैंक भर पाएगा 1/x टैंक भर पाएगा, मतलब कुछ पोर्शन भर पाएगा उस टैंक का, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाला, वो x माइनस 10 घंटे में पूरा एक टैंक भर देता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा, एक घंटे में 1 माइनस x पर 10 भरेगा, है ना। तो एक घंटे में ये इतना भरता, ये एक घंटे में इतना भरेगा, दोनों मिलके काम पे लग जाएं तो 1 + x + 1 - x/10,
इतना भर देंगे। अगर दोनों एक साथ मिलके लग जाएं तो इतना भर देंगे 1 घंटे में। अगर वो 1 घंटे में इतना भर देंगे तो टोटल तो क्वेश्चन ने खुद ही बताया है कि टोटल उन्होंने 9 में 1 घंटे में उन्होंने इतना भरा। समझ में आया? ये क्या है? ये वो पोर्शन है जितना टैंक उन्होंने भरा 1 घंटे में। तो इनटू कर दें हम इसको 9 3/8, इतने घंटे में तो उन्होंने पूरा का पूरा एक टैंक भर दिया, है ना? समझ में आया बात? फिर से बताऊं भाई, 1/x + 1/x - 10 ये है क्या? ये वो पोर्शन है जो भरा जाता है दोनों के द्वारा मिलके 1 घंटे में। तो 1 घंटे में इतना, तो इतने घंटे में कितना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इतने घंटे में कितना, और क्वेश्चन कह रहा है एक, पूरा का पूरा एक टैंक भरते हैं। ठीक है, ये यहां पर इक्वेशन बना दी मैंने। अब इसको आगे फिर वही एक्सपेंड कर रखा है। 9 8 = 72 + 3 75/8 है, उसको सामने वाली साइड पर ले गए। 1/75/8 तो 8/75 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखिए इक्वेशन बन के आती है 8x² - 230x + 750 = 0। फॉर्मूला यूज करते हुए करते हैं। पहले d की वैल्यू निकाली, b² - 4ac, आप सीधा भी पुट कर सकते हो, -b + -√b² - 4ac/2a, सीधा पुट कर दो। अदरवाइज पहले d निकाल लो, मतलब कोई b² - 4ac निकाल लो। तो वो निकाला, b² - 4ac 28,900 आ गया, क्योंकि b² मतलब -230 का होल स्क्वायर, -4 × a 8 है और c है 750 करा, तो d की वैल्यू आई 28,900। तो x = अब रूट्स निकालते हैं, -b + -√d/2a। ठीक है, तो वही 230, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √28,900/16। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 25 और 15/4। ऑल्दो x क्या था? x था हमारा कितने घंटे लगते हैं स्मॉलर टैप को, तो 15/4 भी हो सकता है, क्योंकि घंटे तो डेसिमल इसमें आ ही सकते हैं ना, फ्रैक्शन में मिनट्स होंगे वो, लेकिन 25 लिखते हैं पहले। 25 लेकर करा, एग्जैक्ट फिगर 25 ही मिल रही है। तो स्मॉलर टैप को 25 घंटे लगते हैं और लार्जर टैप को 15 घंटे लगते हैं टैंक को फिल करने में। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 15 देखते हैं, पेज नंबर 87। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream, then to return downstream into the same spot. Find the speed of the stream. ये स्ट्रीम क्या होती है? पानी के स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव। उस पानी के बहाव की क्या स्पीड है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? डाउनस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर हम बोट को लेके चल रहे हैं तो वो हो गया डाउनस्ट्रीम, उसके साथ साथ चलना। बताइए तब स्पीड ज्यादा होगी, या फिर अगर हम पानी के बहाव के उल्टा चलेंगे, पानी का बहाव इधर है और हम बोट को उसके काटते हुए लेके जा रहे हैं, तब स्पीड ज्यादा होगी। बताइए कब ज्यादा होगी? डाउनस्ट्रीम में ऑब्वियसली, उसके साथ साथ चल रहे हैं वो और हमारी मदद करेगा थोड़ा। हम जैसे भाई अगर आप सीढ़ी से गिर रहे हो, एक तो आप गिरे, दूसरा अगर चिकनाई थी वहां पर कुछ चिकनी चीज गिरी हुई थी तो वो और ज्यादा तेज आपको गिरेगा, है ना। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, वो आपकी मदद करेगा, पानी के बहाव के साथ साथ जा रहा है, मदद करेगा। तो दोनों की स्पीड जोड़ेंगे हम यहाँ पर, स्ट्रीम की स्पीड और बोट की। और अपस्ट्रीम में क्या होगा, माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड क्या है ये हमें पता करनी है। तो देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, जब अपस्ट्रीम बहाव के अगेंस्ट जाएंगे तो 18 - x km/h स्पीड टोटल हमारी ये, इफेक्टिवली स्पीड ये हो जाएगी। हम चल रहे होंगे अपनी स्पीड पे, लेकिन पानी भी आ रहा होगा, तो ठीक है स्पीड को स्लो करेगा 18 - x। लेकिन स्पीड ऑफ बोट अप डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, 18 + x km/h। समझ में आ गई बात? टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है,
कहते हैं 24/18 - x। ये कैसे निकाला? आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस तो सेम है, समझ में आ रही है ना बात? तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, 24 किलोमीटर है, क्वेश्चन ने बता रखा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया, ठीक है, अपस्ट्रीम जाने का। टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 24 अपॉन स्पीड क्या है? 18 + x। ठीक है, अब एक रिलेशन क्वेश्चन ने दे रखा है। क्या बताया कि अपस्ट्रीम में जाने में, क्या बताया था, 1 घंटा ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम में। ठीक है ना, तो अपस्ट्रीम में जितना भी टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लगा। जैसे डाउन स्ट्रीम में अगर 8 घंटे लगे तो अपस्ट्रीम में 9 घंटे लगेंगे, 1 घंटा ज्यादा लगेगा। मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम, मतलब अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम इक्वल टू 1 आएगा हमेशा, है ना? वही करा, 24/18 - x माइनस 24/18 + x इक्वल टू 1। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो, एलसीएम लेते हुए 18 - x इंटू 18 + x, ऊपर एलसीएम लेते हुए हमने इसको सॉल्व करा। फिर अब आप फॉर्मूला लगाओ या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, उनमें से एक कुछ भी लगा के सॉल्व कर लेना। समझ में आया? x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, स्पीड है क्योंकि, तो पॉजिटिव वाली ली 6, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो गया? 6 km/h। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। एक्सरसाइज 4.4 पर चलिए जरा। 4.4 पे क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट, 3x² - 4√3x + 4 = 0, ये दे रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें नेचर निकालना है रूट्स का। इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर रूट है तो उसको फाइंड भी करो। नेचर निकालना है मतलब, आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग। इक्वल टू 0 है तो दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट उसका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वही चीज है, वो यही पूछ रहा है, पहले निकाल कर देखो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। b² - 4ac मतलब 0 आ गया, क्योंकि 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे इसके, यही बताना था। तो इक्वल रूट्स को अब निकालते हैं। -b + -√d/2a, वो करा तो 4√3/6 मतलब 2/√3, तो 2 हो गए 2/√3 2/√3, 2 इक्वल रूट्स। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी तरीके का। कहता है इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। है क्या सिचुएशन? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्तों की एज का सम 20 ईयर्स है। तो अगर एक की x है तो दूसरे की 20 - x। 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले x वाले की कितनी होगी? x - 4। 20 - x वाले की कितनी होगी? 20 - x - 4, है ना? तो 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। उसका प्रोडक्ट 48 था, तो करके देख लेते हैं। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x, अदर्स एज 20 - x। 4 साल पहले वाले फ्रेंड की x - 4 हो गई, दूसरे की 20 - x - 4 मतलब 16 - x हो गई। इन दोनों की एज का सम जो प्रोडक्ट था वो 48 था 4 साल पहले। तो देखो इनटू करा, इक्वल टू 48 लिखा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको लेके आते हैं ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लेकर आए। x² - 20x + 112 = 0। ये कह रहा है रुको, ये कहता है क्या ये पॉसिबल भी है? ये खुद ही डाउट कर रहा है। तो डाउट कर रहा है तो एक बार हम वैल्यू निकाल कर देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। अगर वो लेस देन 0 आ जाएगा तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज तो हम सॉल्व करते चले जाते, बट क्वेश्चन ने खुद पूछा है कि ये पॉसिबल भी है। तो b² - 4ac की वैल्यू -48 आई सॉल्व करने पर। दिस इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। इट मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।